नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल अनवित शिक्षा में। आज हम करने वाले हैं आपका टर्म 2 विषय हिंदी क्लास 11 टर्म 2 हिंदी का प्रैक्टिस पेपर, जो कि आपके लिए DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने इशू किया है। और ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे आपको आपके पेपर के पैटर्न का अंदाज़ा होगा, किस तरह का पेपर आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, कौन सी बुक की क्या मार्क्स वेटेज है, ये सब आइडिया आपको इस पेपर से हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य निर्देश मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आप किसी भी टर्म का पेपर देने जाएं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए देने जाएं, आप एक बार निर्देशों को ज़रूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आप निर्देशों को ध्यान से पढ़ते हैं तो कई बार आप गलतियाँ करने से बच जाते हैं। तो चलिए हम एक बार जल्दी से निर्देशों को पढ़ लेते हैं। निर्देशों को सावधानी से पढ़ें और उनका पालन करें। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपकी 9 प्रश्न कुल पूछे गए हैं और ये 2 खंडों में विभाजित है आपका पेपर। प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए, यानी कि चॉइसेस भी हैं और जैसे आपसे कहा जाए इंस्ट्रक्शंस उसी तरह से आप उत्तर दें। सबसे पहले आपका खंड क का पहला क्वेश्चन। खंड क जो है वो है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। इसमें आपके क्या क्वेश्चंस हैं? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए 2 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में दृश्य लिखे, यानी कि दृश्य लेखन जो आपको आपके टीचर ने कराया होगा, आपको दृश्य लेखन करना है। और इसमें आपका पहला टॉपिक है साप्ताहिक बाजार का दृश्य या वैवाहिक समारोह में विदाई का दृश्य। या तो आपके यहाँ जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, जैसे जिन्हें आप अपनी लोकल भाषा में सोमवार बाजार, मंगलवार बाजार कहते हैं, या तो आप उनके दृश्य का वर्णन करें, या फिर किसी शादी में आप गए हो तो उस वैवाहिक समारोह में विदाई का जो दृश्य है उसका आपको दृश्य लेखन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा करूंगी ताकि प्रश्न आसानी से हम देख पाएँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद रिक्त हैं। अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए इस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखें, अथवा, यानी कि चॉइस है, आपको दोनों में से एक करना है। ऑनलाइन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखें। यानी कि ऑनलाइन शिक्षण के दौरान जो हमारे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, बच्चे दिन भर बैठे रहते हैं और बैठकर ही वो अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो इससे उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, शारीरिक गतिविधियां वो कम हो रही हैं। तो इसकी समस्या पर आपको चिंता जताते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन लिखिए। प्रतिवेदन आपको आपके टीचर ने ज़रूर कराया होगा। प्रतिवेदन लिखना किस तरह से लिखा जाता है ये पूछा गया। एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना है, या ये कोई प्रश्न भी आपका अथवा में है, या तो आप प्रतिवेदन तैयार करें या फिर आप ये वाला प्रश्न करें। 21 फरवरी 2022 को विद्यालय में मातृभाषा दिवस मनाने हेतु आयोजित बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिए गए उनका कार्यवृत्त तैयार करें। या तो आपको प्रतिवेदन लिखना है या आपको कार्यवृत्त तैयार करना है, राइट। दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसके आंसर्स भी मेरे पास हैं, और पहले प्रश्न को देखने के बाद, सारे प्रश्नों को देखने के बाद हम इनके आंसर्स पर चलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हर प्रश्न का उत्तर भी पता चले, प्रतिवेदन किस तरह लिखा जाता है, कार्यवृत्त किस तरह से तैयार किया जाता है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। परिपत्र या सर्कुलर क्या होता है? अथवा, यानी कि आपको यहाँ पर भी चॉइस है, इसमें भी इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अनुसांगिक टिप्पणी से आप क्या समझते हैं? परिपत्र या सर्कुलर क्या होता है, या अनुसांगिक टिप्पणी से आप क्या समझते हैं? ये दोनों ही प्रश्न हमारे कार्यालय लेखन और प्रक्रिया नामक पाठ से हैं। आपको याद आ रहा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। कार्यालय लेखन और प्रक्रिया वाला जो पाठ है दोनों ही प्रश्नों से लिए गए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अच्छे प्रतिवेदन को लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य 4 बातों का उल्लेख करें। ये 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं आपके। और पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। दोनों ही आसान प्रश्न हैं। अब हमारा आ गया है खंड ख, पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक, यानी कि आपकी अंतरा और अंतराल के प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस हमारे? निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखिए। दोस्तों, जो एक लाइन का एवरेज होता है, जो हमारी पेपर की शीट होती है उसका जो एक लाइन का एवरेज होता है वो लगभग 10 शब्दों का होता है। उसमें कोई बच्चा 8 भी लिख सकता है, कोई बच्चा 12 भी लिख सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक लाइन का 10 शब्दों का एवरेज होता है। तो 50 और 60 शब्द में अगर आपको उत्तर लिखना है तो यानी कि आपको 5 से 6 लाइनों में उत्तर देना है।
और कोई 2 प्रश्न आपको, 3 दिए हुए हैं, कोई 2 आपको करने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विविधता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते। ये आपका लिया गया है धूमिल घर में वापसी वाले चैप्टर से। तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। पंक्ति में निहित आशय स्पष्ट करें, आशय स्पष्ट करें, अर्थ बताएं, अभिप्राय समझाएं। ये सारे प्रश्नों का मतलब एक ही होता है कि आपको बताना है कि कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है, ये कौन सी कविता से ली गई हैं, कौन इनके कवि हैं और कवि क्या कहना चाहता है, आपको ये बताना है। ये बादल को घिरते देखा है बाबा नागार्जुन जी की बहुत ही खूबसूरत कविता है। तीसरा प्रश्न, जाग तुझको दूर जाना कविता में अमरता सुत का संबोधन किसके लिए और क्यों आया है। महादेवी वर्मा, जाग तुझको दूर जाना। तीनों में से कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं और दोनों प्रश्न 3-3 यानी 6 नंबरों के हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको देना है, यानी कि 3 से 4 लाइनों में लगभग आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। सब आंखों के आंसू उजले विशेषण का प्रयोग महादेवी वर्मा ने किस संदर्भ में किया है और क्यों। और दूसरा प्रश्न है, कुबेर और कालिदास के मेघदूत का आपस में क्या संबंध है, बादल को घिरते देखा है कविता के आधार पर स्पष्ट करें। और क्योंकि आपके पास चॉइस है तो यानी कि आपको अथवा दिया हुआ है, यानी कि दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको देने, कोई 2 करने हैं और लगभग 5 से 6 लाइनों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में क्यों शुमार नहीं किया गया, तर्क सहित उत्तर लिखें। चल ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे, सुकिया के इस कथन के आधार पर खाना बदोश कहानी की पूरी संवेदना स्पष्ट करें। यानी कि आपको लिखना है कि कहानी में कौन पात्र हैं और क्या उद्देश्य है कहानी का, क्या संदेश देती है कहानी और किस तरह से, क्या संवेदनशीलता है कहानी की। खाना बदोश कहानी से आपको बताना है। तीसरा प्रश्न, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है, कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट करें। गूंगा बेहद 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 खूबसूरत और संवेदनशील कहानी। तो ये आपको 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सुबे सिंह क्यों बेफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था। और दूसरा प्रश्न है, कहानी का शीर्षक गूंगे है जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। बिल्कुल सही प्रश्न है ये, कहानी का शीर्षक गूंगे है लेकिन गूंगा तो एक ही है, तो गूंगा क्यों नहीं रखा गया, कहानी का नाम गूंगे क्यों रखा गया। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से एक प्रश्न का उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए, यानी कि एक नंबर के प्रश्न है। मकबूल का अपने परिवार में किससे सबसे ज़्यादा लगाव था, अथवा शरद और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव की एक समानता लिखिए। दोनों में से कोई एक आपको करना है और इसका ख पाठ 50-60 शब्दों में आपको 2 प्रश्न करने हैं। लगभग 50-60 शब्दों में उत्तर लिखना है, कोई 2 प्रश्न करने हैं। मकबूल के बचपन की किसी एक शरारतपूर्ण घटना का वर्णन करें और दोनों प्रश्न 3-3 यानी 6 नंबरों के हैं। आवारा मसीहा पाठ के आधार पर बताएं कि उस समय की और वर्तमान समय की पढ़ने लिखने के तौर तरीकों में क्या अंतर है। आप पढ़ने लिखने के कौन से तौर तरीकों के पक्ष में हैं और क्यों। और तीसरा प्रश्न है, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था, उसमें अब क्या बदलाव आया है। अब हम चलेंगे इन प्रश्नों के उत्तर की ओर, क्योंकि ये तो आपका पूरा प्रश्न पत्र था। अब हम चलेंगे आंसर्स पर। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं। चलिए, तो ये है हमारे पास आंसर्स। हमारा सबसे पहला प्रश्न था दृश्य लेखन। अब दोस्तों इसमें दृश्य लेखन करके तो नहीं बताया गया, डीओई से जो आंसर्स आपके लिए आए हैं उनमें दृश्य लेखन लिखकर नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि किस तरह से दृश्य लेखन पे आपको नंबर मिलेंगे। सबसे पहले घटना स्थल का वर्णन, वो आपको, अगर आप दृश्य संख्या, पात्र, स्थान, समय वगैरह अगर आप इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो आपको इसके लिए 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद बाजार में जो संवाद लेखन है, साप्ताहिक बाजार या जो दूसरा विषय था आपका विवाह का दृश्य, विदाई का दृश्य, उस पर जो संवाद लेखन है वो आपका 2 नंबर का है। और तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है, शब्द चयन और कट टू। अगर आप शब्द चयन अच्छा करते हैं, शब्द अच्छे लिखते हैं और दृश्य लेखन के बाद में आपको कट टू ज़रूर लिखना है। कट टू जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप ये लिख देते हैं तो इसका 1 नंबर आपको इसका भी मिलेगा। ठीक है।
अब है आपका जो हमारा दूसरा प्रश्न था, पत्र जो लिखना था। पत्र भी इसमें आपको लिख कर नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि किस तरह से पत्र पे आपको नंबर दिए जाते हैं। आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, यानी कि जो आपको किसको भेजना है वो पता, दिनांक वगैरह जो आप लिखते हैं, विषय, वो सब, उस सब पे आपको 1 नंबर दिया जाता है। इसके बाद विषय वस्तु, यानी कि बीच का जो कंटेंट आप लिखते हैं वो आपका 2 नंबर का होता है। और 1 नंबर आपको भाषा का दिया जाता है कि आपने किस तरह के शब्द लिखे, किस तरह से पत्र को लिखा है, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। इसके बाद है आपका प्रतिवेदन या कार्यव्रत। इसमें आरंभ और अंत की औपचारिकताएं 1 नंबर की और विषय वस्तु आपकी 2 नंबर की है, राइट। और अब हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले था सर्कुलर या परिपत्र किसे कहते हैं। सरकारी या निजी संस्थान में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें लागू करने के लिए, सरकारी और निजी संस्थान में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को पत्र जारी किया जाता है, उसे हम परिपत्र या सर्कुलर कहते हैं। इसमें निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश भी होते हैं, राइट। इसके बाद था अनुसांगिक टिप्पण किसे कहते हैं। दोनों में से आपको कोई एक करना था। सहायक टिप्पण को जब संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है तो टिप्पणी पर संबंधित अधिकारी का मत अनुसांगिक टिप्पण कहलाता है। अनुसांगिक टिप्पणी प्राय संक्षिप्त होती है, किंतु असहमति की स्थिति में ये विस्तृत भी हो सकती है, राइट। ये कुछ और प्रश्न है। रूपरेखा बनाना, तथ्यों का संकलन करना, विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन, विचारों की प्रामाणिकता, विषय केंद्रित। एक प्रश्न था ये कि हमें अच्छा प्रतिवेदन तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये उसका उत्तर है। पहले रूपरेखा बनाना, तथ्यों का संकलन करना, विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन, विचारों की प्रामाणिकता, विषय केंद्रित अध्ययन, सही निर्णय, अनावश्यक विस्तार से बचना। आपको कोई से भी 4 पॉइंट लेकर उनको एक्सप्लेन कर देना है, राइट। फिर था हमारा ख, पटकथा लेखन में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। वर्तमान समय में पटकथा लेखन में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनसे पटकथा का प्रारूप बनाया जाता है। पटकथा में सुधार लाने के सुझाव भी कंप्यूटर देता है, हालांकि इन्हें मानना या न मानना लेखक की इच्छा पर निर्भर होता है। इसके बाद था हमारा खंड ख, पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक, यानी कि अंतरा और अंतराल। इसमें पहले 2 प्रश्न आपको करने थे, 3 प्रश्न थे, कोई 2 आपको करने थे। रिश्ते न खुलने का क्या कारण है। घर में वापसी पाठ से, कविता से लिया गया था। रिश्ते न खुलने का कारण है रिश्तों पर गरीबी की मार पड़ना। गरीबी के कारण ही घर के लोग एक दूसरे से खिंचे रहते हैं, वे खुलकर बात नहीं कर पाते। आर्थिक दबावों ने पारिवारिक रिश्तों की मधुरता को समाप्त कर दिया है। सभी एक दूसरे से नज़र बचाते फिरते हैं। आत्मीय होते हुए भी वे खुलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, यानी कि जो मेन कारण है वो है गरीबी। इसके बाद था दूसरा प्रश्न, बादल को घिरते देखा है कविता से। इन पंक्तियों का आशय है कि चंचल और युवा हिरनी अपनी नाभि में बसी हुई कस्तूरी की मस्त कर देने वाली सुगंध के पीछे दौड़ दौड़ कर इधर जाता है और कहीं भी उसे ना पाकर वो खींच उठता है। उसे स्वयं पर ही चिढ़ होने लगती है। वास्तव में कस्तूरी की गंध उसकी नाभि से ही निसृत होती है, लेकिन भोला हिरण इस सत्य से अपरिचित होता है। वो उस गंध को पाने के लिए भागता रहता है। कवि ने दृश्य अपनी आंखों से देखा है और उसकी कल्पना आंखों में संजोए हुए है। तीसरा प्रश्न, कविता में अमरता सुध का संबोधन संघर्ष करने की क्षमता से संपन्न मानव समूह के लिए हुआ है। जीवन पथ पर चलते रहने वाले मनुष्य को तमाम तरह की समस्याओं, कठिनाइयों आदि का सामना करना पड़ता है। संघर्ष में लगे लोगों की जानें जाती हैं, किंतु संघर्ष की क्षमता कभी कुंद नहीं पड़ती। मानवीय चेतना की मृत्यु नहीं हो सकती, उसके लिए आलस्य या अकर्मण्यता मृत्यु के समान है। इसलिए कवित्री महादेवी वर्मा अमरता सुध का संबोधन चेतनाशील और संघर्षशील मनुष्यों के लिए करती हैं, राइट। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये इनमें से आपको कोई एक ही प्रश्न करना था, 2 दिए हुए थे, कोई एक करना था। महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग उनकी पवित्रता की भावना को दर्शाने के लिए किया है, क्योंकि सभी की कल्पनाओं में सत्य पलता है, अर्थात वे आधारहीन नहीं होते। और कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में धनपति कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का जो निर्वासन दंड दिया था, उस अवधि में यक्ष ने मेघ यानी बादल को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास संदेश भेजा था। ये समानता है। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 प्रश्न थे, आपको कोई 2 ही करने थे। ज्योतिबा फुले का नाम भारत के समाज सुधार के अग्रणी लोगों में क्यों शामिल नहीं किया जाता। तो भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में 5 सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, पर उस सूची में ज्योतिबा फुले को शुमार नहीं किया गया। इसका कारण था इस सूची को बनाने वाले जो लोग थे वो उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे और ज्योतिबा ब्राह्मण
वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली तत्कालीन शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। वे ब्राह्मणवादी मानसिकता पर प्रहार करते थे, और क्योंकि जो सूची बनाने वाले लोग थे वो समाज के उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे, उच्च वर्ग से संबंधित थे, इसलिए उन्होंने ज्योतिबा फुले को इसमें स्थान नहीं दिया। खानाबदोश कहानी में मानव और सुकिया अपने मकान के लिए प्रयास करते हैं, किंतु समृद्ध लोग उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। ये उनका घर ना बनने देने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। यद्यपि मजदूर ही पूंजीपति वर्ग के आलीशान महलों को खड़ा करते हैं, पर उनके जीवन में एक झोपड़ी का सपना भी सपना बनकर रह जाता है। पूंजीपति वर्ग नहीं चाहता कि श्रमिक वर्ग सुख चैन की ज़िंदगी जिए, वो उसे अपना मोहताज बनाए रखना चाहता है। यही कहानी की मूल संवेदना है। राइट। फिर था हमारा तीसरा प्रश्न, मूलतः मनुष्य संवेदनशील प्राणी है, जो कि गूंगे कहानी से लिया गया था। ये वाला प्रश्न गूंगे कहानी से लिया गया है। ये वाला प्रश्न, मनुष्य मूलतः संवेदनशील प्राणी है, उसमें करुणा की भावना विद्यमान रहती है, पर वह गूंगेपन की स्थिति में रहती है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में मनुष्य की करुणा की भावना, जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, कृत्रिम सुखों को खोने का भय, स्वयं किसी विपत्ति में फंसने की आशंका आदि कारणों से मुखर नहीं हो पाती। वो अपनी उस भावना के अनुरूप उसे व्यवहार रूप में नहीं ढाल पाता। वह व्यवहार में संवेदनहीनता को दर्शाता है। वह गूंगे बहरों के प्रति अपनी करुणा को व्यवहारिक रूप नहीं दे पाता। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। ये 2 प्रश्न थे, दोनों में से आपको कोई एक करना था। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, एक को दोनों में से कोई एक आपको करना था। लगभग 30 से 40 शब्दों में, यानी 3 से 4 लाइन में 2 नंबर का एक प्रश्न था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ता है, क्योंकि सूबे सिंह सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो किसनी के बाद मानव को अपनी कुत्सा का शिकार बनाना चाहता है। वह अपनी मंशा पूरी न होने के कारण गुस्से में आता है। उसे लगता है कि जसदेव उसकी मनमानी को रोकने का दुस्साहस कर रहा है, इसी कारण वह जसदेव को मार मार कर अधमरा कर देता है। दूसरा प्रश्न, इस कहानी का शीर्षक गूंगा ना होकर गूंगे है, क्योंकि इस कहानी का मुख्य पात्र उन सभी गूंगों का प्रतीक है जिनकी संवेदनाएं मर गई हैं। इसके माध्यम से लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। ये कहानी मानव की शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाती है कि सभी लोग समाज में दिव्यांगों को सामान्य मनुष्य की तरह समझें और उनके साथ मानवीय व्यवहार करें। दिव्यांग यानी हमारे ऐसे समाज का ऐसा वर्ग, हमारे ऐसे बच्चे, हमारे ऐसे लोग, हमारे ऐसे स्त्री और पुरुष जिन्हें ईश्वर ने किसी न किसी तरह से कोई कमी दे दी है, उन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में था एक प्रश्न का उत्तर देना था 15 से 20 शब्दों में। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। मकबूल का अपने परिवार में सबसे ज़्यादा लगाव अपने दादाजी से था। दोनों पुस्तक प्रेमी, आत्मसम्मानी, लेखन के शौकीन, सौंदर्य बोध से युक्त थे। शरद और उसके पिता में समानता वाला ये प्रश्न था। अब है ख पार्ट में हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे 50 से 60 शब्दों में, यानी कि 5 से 6 लाइन्स में। अब ये क्या थे प्रश्न, हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, मकबूल को जब दुकानों पर बिठाया गया तो उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग पर ही रहता था। उसे ना तो चीज़ों की कीमतें याद रहती थी और ना ही कपड़ों की पहनाई का पता रहता था। हिसाब में 10 रुपये लिखता तो किताब में 20 स्केच बनाता था। वह जनरल स्टोर पर बैठे बैठे सामने से गुजरने वाली मेहतरानी का स्केच बनाता था। बोरी उठाए मजदूर की पैंच वाली पगड़ी का स्केच बनाता था। पठान की दाढ़ी का स्केच, बुर्का पहने औरत का स्केच और बकरी के बच्चे का स्केच बनाता रहता था। उस समय की आदर्शवादी पुस्तकों के स्थान पर वर्तमान समय में बहुउपयोगी, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षकों का कठोर अनुशासन के स्थान पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, शारीरिक दंड की अपेक्षा प्यार से समझाकर व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करना, जीवन के किसी एक क्षेत्र की शिक्षा के स्थान पर सर्वांगीण विकास पर बल देना। राइट। और थर्ड क्वेश्चन था, कला के प्रति पहले लोगों का नज़रिया अच्छा नहीं था, उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। कोई भी पिता अपनी संतान को कला की तालीम नहीं देना चाहता था। कला को काम की वस्तु नहीं माना जाता था, इसे समय बर्बाद करने वाला माना जाता था। अब कला के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है। कलाकारों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अच्छे कलाकारों की पेंटिंग्स काफ़ी महंगे दामों पर भी बिकती हैं। कला को एक अच्छा व्यवसाय भी माना गया है। आगे चलेंगे हम अपनी अगली स्लाइड।
दोस्तों ये है आपका अपना चैनल अन्वी शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के नोट्स, इसी तरह का स्टडी मटेरियल, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर, आंसर कीज, CBSE से आने वाली अपडेट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।